और चलिए अब बात कर लेते हैं देश की खबरों की। देश में चल रहे प्रचार युद्ध की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज 5 दिन का समय बचा है। पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में रहेंगे। कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी आज राजस्थान में वोट मांगेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुरादाबाद में होंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर विवाद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की मुखिया मायावती आज यूपी में अपनी पहली रैली करने वाली है। मायावती आज मुजफ्फरनगर से प्रचार की शुरुआत करेंगी। 24 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती की ये पहली रैली होने वाली है। तो 24 का रण और प्रचार का रविवार आज रहने वाला है। तमाम जो दिग्गज हैं पार्टियों के वो चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव भी आज उत्तर प्रदेश में जो है प्रचार करेंगे। और दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार की शुरुआत करने वाली है। मुजफ्फरनगर में वो मौजूद रहेंगी जहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। अब देखिए, जब से 24 की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासत का मैदान कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हर तरफ एक से एक बड़े महारथी हैं जो अपने सामर्थ्य से चुनावी रुख बदल सकते हैं। मेरे पीछे आपको ये 2 टीमें दिखाई दे रही है, मोदी के सुपर 8 और राहुल के सुपर 8। एक टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सुपर 8 की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर 8 है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के सुपर 8 है। कौन कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन किस टीम में कौन सा महारथी है ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस वक्त सारे चेहरे पर आपको प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दिया था कि किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हर गोले में एक चेहरा छिपा हुआ है जो वक्त के साथ दिखने लगेगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि रिपोर्ट में दोनों टीम के पहले और दूसरे नंबर के वो खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिका इस चुनावी महासंग्राम में बहुत अहम है। 24 की चुनावी लीग शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोदी के फाइटर्स हैं तो दूसरी तरफ राहुल के फाइटर्स। लेकिन जीतेगा वही जो दिखाएगा दम, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य जहां 400 पार का है, जिसे हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दम खम लगा दिया है। लेकिन एनडीए अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचेगा, इसका बहुत कुछ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिका है, जो कि टीम मोदी के सबसे उपयोगी खिलाड़ी हैं, जो अकेले पूरा खेल बदलने का दम रखते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कि दिस इज ए फर्टाइल ग्राउंड, बड़ी उर्वर भूमि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज के दिन में राम मंदिर का मुद्दा एक, योगी का गवर्नेंस एक, दूसरा, और तीसरा नरेंद्र मोदी का जो बेनिफिशियरीज तक जो पहुंचा है, लाभ का, उनकी योजनाओं का लाभ। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को जोड़ने और कोऑर्डिनेट करने के कारण उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी की वो 80 सीट जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर उसने यूपी की सभी सीट जीत ली तो उसका मिशन 400 इजी हो सकता है, और इसमें ब्रांड योगी का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जब से योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, योगी हर परीक्षा में खरा सोना साबित हुए हैं। सच पूछिए तो भारतीय राजनीति में ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक जो है वो आप तभी जा सकते हैं जब आप लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश को आप ठीक से जीत लें। इस बार ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि राम मंदिर प्लस योगी का जो गवर्नेंस मॉडल है, खासकर कानून व्यवस्था लागू करने,
जितने जो अतिवादी लोग थे, अपराधी किस्म के लोग थे, जो गैंग वार चलाते थे, या जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बहुत बड़ी जिनकी हिस्सेदारी थी, वो सारे या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। और एक समय था जब अखिलेश राज के समय जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे होता था, बहुत नीचे खिसक गया है। योगी कितने बड़े फैक्टर हैं, इसे ऐसे समझिए कि 2019 में बीजेपी के सामने एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, जो बीते 2.5 दशक में नहीं हुआ था, वो 2019 में हुआ था। लेकिन ब्रांड योगी के सामने न हाथी चला न साइकिल। बीजेपी की सीटें 2014 के मुकाबले जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन वो 64 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी का 50% वोट इंटैक्ट रहा था, जो योगी की सबसे बड़ी सफलता थी। और इस बार ब्रांड योगी की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। उनके बुलडोजर मॉडल और माफिया पर तुरंत एक्शन की चर्चा यूपी ही नहीं पूरे देश में होती है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। जैसे यूपी में बीजेपी की सियासत का केंद्र बिंदु योगी हैं, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि बिहार की 40 सीट यूपी के बाद सबसे अहम हैं। पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर 39 सीटें जीत ली थीं, और इस बार ये लक्ष्य 40/40 का है, यानी हर एक सीट जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से फिर एक बार हाथ मिलाया है। उधर नीतीश कुमार भरोसा दिलाने में लगे हैं कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे। जानते हैं कि जब से हम लोगों को मौका मिला है 2005 के नवंबर में, अब तब से लेकर के और हम लोग बीजेपी के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब बीच में तो 2 जगह इधर उधर हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर होने वाले नहीं है। अब शुरू से हम लोग एक साथ काम किए हैं। एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन खड़ा है, कभी उसके ध्वजवाहक नीतीश कुमार ही थे, पर सियासी घटनाक्रम इस कदर बदला कि चेहरे बदल गए। अब सवाल बड़ा है, क्या नीतीश बिहार में मोदी के लिए उपयोगी साबित होंगे? 2019 में ये 12 पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ आ जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ आती है तो लगभग सुपड़ा साफ कर देता है। तो ये अंतर कैसे आया? ये जो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना हुआ, ये परिवर्तन जो है वो लेकर के आया। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी चूंकि नीतीश जी साथ साथ आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के जो अपनी सफलता है उसे दोहराएगा, और नीतीश कुमार उसमें एक बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। अगर मोदी की टीम में योगी और नीतीश जैसे चेहरे हैं, राहुल की टीम में भी स्टालिन जैसा स्टाइलिश नेता है, जो अपने दम से पूरे तमिलनाडु को साध सकता है, क्योंकि तमिलनाडु ही वो किला है जो 2014 और 2019 की आंधी में भी नहीं हिला है। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार है, और अगर 2019 के स्ट्राइक रेट की बात करें तो डीएमके सबसे टॉप पर थी, और इस बार राहुल की बड़ी उम्मीद स्टालिन पर ही टिकी है। देखिए, ऐसा है, तमिलनाडु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए नहीं। आप एक बात को समझिए कि तमिलनाडु में डीएमके का वोट परसेंटेज करीब 37-38% के आसपास डीएमके को वोट मिलते हैं, और 6-7% वोट कांग्रेस को भी मिलते हैं, और सीट्स भी काफ़ी डीएमके को पिछले चुनाव में मिली, कांग्रेस को भी 18-20 सीटें मिली, 19 सीटें शायद। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 42-43% के आसपास तमिलनाडु में है। तो इसलिए स्टालिन भी महत्वपूर्ण है।
यानी स्टालिन राहुल की टीम में पहले पायदान पर हैं, जो सनातन के मोर्चे पर बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में स्टालिन का कद अखिलेश से भी ऊंचा है? अब अखिलेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टालिन है, इस तरह सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में जो महत्व स्टालिन का है, उत्तर भारत की राजनीति में वही महत्व अखिलेश यादव का है। स्टालिन का शायद उत्तर प्रदेश में उतना असर नहीं है, अखिलेश का तमिलनाडु में नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए स्टालिन अखिलेश यादव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह देखना ठीक नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति का अपना महत्व है। दरअसल राहुल की टीम में दूसरे नंबर का जो खिलाड़ी है वो कोई और नहीं, अखिलेश यादव ही हैं, जिन पर यूपी की 80 सीट का दारोमदार है। क्योंकि बीजेपी को रोकना है तो यूपी में अखिलेश को कुछ बड़ा करना होगा। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार के लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। मुश्किल यह है कि अखिलेश की साइकिल पिछले 2 चुनाव में 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया, उससे इंडिया गठबंधन की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। तो असली पवार कौन है और बाहरी कौन? इस एक सवाल पर बारामती का पारा बढ़ा हुआ है। बारामती में एक और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले मैदान में है, तो उनके सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ताल ठोक रही हैं, जो रिश्ते में शरद पवार की बहू और सुप्रिया सूले की भाभी हैं। यानी बारामती का चुनावी मुकाबला ननद वर्सेस भाभी के बीच है। यूं तो पिछले साल जुलाई में एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद से ही शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच ठनी हुई है। अब लोकसभा चुनाव में पवार परिवार की पारंपरिक सीट बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी ने फैमिली फाइट को चुनावी मैदान तक खींच लिया है। आजपर्यंत मला सांगा, कुणाला तरी दिल्लीला जायचं होतं का? खासदारकी कुणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला, बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कुणाला मिळायला पाहिजे? सुप्रिया सूले 2009 से लगातार 3 बार बारामती सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। सुप्रिया सूले से पहले शरद पवार 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार बारामती से सांसद चुने गए। यानी बारामती पवार परिवार का गढ़ है। किसी दूसरे दल के लिए बारामती में पवार परिवार को चुनौती देना आसान नहीं। लेकिन इस बार कहानी अलग है, समीकरण अलग है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बारामती में एनसीपी का मुकाबला एनसीपी से ही है, पवार का मुकाबला पवार से ही है, चाचा का मुकाबला भतीजे से है और ननद का मुकाबला भाभी से है। अब सुनिए परिवार की चुनावी जंग पर सुनेत्रा पवार का क्या कहना है। मेरी उम्मीदवारी जो है जनता की मांग थी, और जहाँ भी जाते हैं इतना सारा पॉजिटिव वाइब्स और जितने सारे लोग, जितने सारा जोश है, उसे तो बहुत पॉजिटिव लगता है। एक तथ्य ये भी है कि बारामती सीट पर गठबंधन धर्म के चलते किसी और पार्टी मसलन बीजेपी, कांग्रेस या फिर शिवसेना के दोनों गुटों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लिहाजा असली चुनावी लड़ाई पवार परिवार के बीच ही है। दिलचस्प ये है कि चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार बारामती की चुनावी बिसात पर पवार सरनेम को ही मुद्दा बना रहे हैं, जिस पर शरद पवार की एनसीपी भड़की हुई है। सुप्रिया सूले का आरोप है कि बीजेपी परिवार को आपस में लड़ा रही है। आणि मग ना त्यांच्याकडे एखादा कॅन्डिडेट आहे, आमचं घर फोडून आमच्या घरातली एक महिला त्यांना लागते, ह्याचाच विचार करा ना। आमची माऊली मोठी वहिनी म्हणजे आईच्या समान असते,
माझ्यावर जे संस्कार झालेले आहेत त्याच्यात आपल्या मोठ्या भावाची बायको म्हणजे ही आपल्या आई समान असते. त्याच्यामुळे आमच्या आईला त्यांनी इलेक्शनमध्ये भारतीय जनता पक्षाला उतरावं लागतंय. बारामती में दोनों ओर से तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं. अब फैसला जनता को करना है कि वो किस पवार को अपना प्रतिनिधि चुनती है. तो महाराष्ट्र में वोट के लिए अपने परिवार का देखा किस तरीके से ननद भाभी आमने सामने है, और कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में भी नजर आ रहा है. नागौर सीट चर्चा का विषय बनी हुई है. मिर्धा परिवार में जंग छिड़ी हुई है. देखिए, बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है, तो उनके भाई मनीष मिर्धा ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है. पहले संविधान में संशोधन वाले बयान पर बवाल. देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं. अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है. फिर तालिबान वाले बयान पर घमासान. मैंने कहा कभी देखा है फ्यूजन? ये तो फिर भी स्वागत है. मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए. बीते दिनों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रही ज्योति मिर्धा के सामने अब एक नई चुनौती है, और ये चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि परिवार की है. ज्योति मिर्धा के भाई मनीष मिर्धा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मैं तो सिर्फ उतरी हांडी कही हो, तो उतरी हांडी ने सही जगह तो मोदी जी पुगा दियो. ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने राजस्थान की नागौर सीट से प्रत्याशी बनाया है. उनके सामने इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थन में मनीष मिर्धा के प्रचार पराक्रम ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है. कोविड काल के अंदर ज्योति मिर्धा को देखा आपने कभी? मतलब इतने तरीके से कि मैं बाल मुंडवा लूंगी, मैं दाढ़ी कटवा लूंगी. हनुमान बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ा और जीता था, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा नागौर से सांसद चुनी गई थी. यानी दोनों के बीच नागौर में सियासी वर्चस्व की लड़ाई है. एक तथ्य ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक ज्योति मिर्धा कांग्रेस की सदस्य थी, लेकिन अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है. वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ दिखने वाले हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के समर्थन से ताल ठोक रहे हैं. बदलाव की यही कहानी अब मिर्धा परिवार में भी नजर आ रही है. ज्योति मिर्धा और उनके चाचा रिछपाल मिर्धा बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, तो मनीष मिर्धा कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं. इधर आंध्र प्रदेश की सत्ता में काबिज रेड्डी परिवार में भी तलवारें खिंच गई हैं. आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट पर वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि हाल ही में वाईएसआरसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने भी यहां से ताल ठोक दी है. वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है. वो पिछले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ वाईएसआरसीपी को जिताने के लिए काम कर रही थी, लेकिन बाद में जगन मोहन रेड्डी से मनमुटाव के बाद अपनी अलग पार्टी वाईएसआरटीपी बनाई, जिसका इसी साल जनवरी में कांग्रेस में विलय हो गया. और अब जगन मोहन रेड्डी और उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं. और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की. हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट सियासत का हॉटस्पॉट बन गई है. दरअसल हिसार सीट पर बीजेपी ने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है, तो इनेलो ने सुनैना चौटाला को उतार दिया है, जो कि रिश्ते में रणजीत चौटाला की बहू है. वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट और पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट पर पति पत्नी आमने सामने. कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है. कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है. तो हिसार में लड़ाई विचारधारा की है, जिसके एक छोर पर हैं इंडियन नेशनल लोकदल की उम्मीदवार सुनैना चौटाला, दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जो कि रिश्ते में सुनैना चौटाला के ससुर हैं. जिंदाबाद जिंदाबाद
हरियाणा के चौटाला परिवार में आमने सामने की चुनावी जंग नई नहीं है। इससे पहले भी चौटाला परिवार के कई चेहरे चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के सामने इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को उतारा तो हलचल तेज हो गई। जो विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जो आप पारिवारिक सदस्य बताते हैं, उनकी विचारधारा कभी कहीं चली जाती है, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में। तो मुझे ये पूर्ण रूप से पता नहीं कि उनकी विचारधारा कौन सी पार्टी से है। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, जिन पर सुनैना चौटाला विचारधारा को मुद्दा बनाकर लगातार निशाना साध रही हैं। इस पर रणजीत चौटाला का पलटवार भी चुभने वाला है। कोई भी है, मुझे इस बात की ना मैं टेंशन रखता नहीं है। ये कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये आगे का सवाल है। अकेले चौटाला परिवार ही नहीं, 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में कई परिवार आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर लोकसभा सीट पति पत्नी के बीच चुनावी मुकाबले को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सौमित्र खान को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सुजाता मंडल को उतारा है, जो सौमित्र खान की एक्स वाइफ हैं। जय बाबा सिद्धेश्वर। ऐसे में हर किसी की नजर विष्णुपुर सीट पर है। झगड़ा करने के लिए और चलो जो भी है एक खड़ा कर दिया, उसे करने के लिए खड़ा कर दिया। इसमें तकलीफ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोट से जीतेगा, एकदम 100% जीतेगा। सौमित्र खान को यकीन है कि विष्णुपुर सीट से उनकी जीत तय है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का यकीन भी यही है। वो जो महिला लोगों के असम्मान करता है, विष्णुपुर लोकसभा को 10 साल पीछे कर दिया, कुछ एमपी लाड का डेवलपमेंट नहीं किया, लोगों का फोन नहीं पकड़ा, और सबसे बड़ी कर्मी लोग, जो लोग देखिए कर्मी लोग ही जिताता है, उन लोगों का फोन नहीं पकड़ता है। ये गंदा आदमी को बाबा तुम विष्णुपुर लोकसभा से हरा के उसको यहाँ से एकदम दूर करो। दिलचस्प बात है कि न तो सौमित्र खान सुजाता मंडल को निशाना बना रहे हैं और न ही सुजाता मंडल सौमित्र खान पर कोई पर्सनल अटैक कर रही हैं। दोनों के निशाने पर एक दूसरे की पार्टी है। कमोबेश यही सूरत मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है, जहां एक और पति पत्नी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं।